नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दामाद के मरते ही बेटी के माता पिता ने बेटी को घर से भगाना चाहा, तो सास ने किया ऐसा कि सभी देखते रह गए। शहनाई की मधुर धुन आज विमला जी के घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में खुशियों के रंग बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर के सदस्यों के साथ साथ घर का हर एक कोना भी खुशी से झूम रहा था। आखिरकार पूरे 5 वर्षों के बाद इस घर में ऐसी रौनक देखी थी, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। कोई गीत गुनगुनाते हुए विमला जी घर के मंदिर की तरफ जा रही थी कि तभी उनकी बेटी मौनी ने आकर कहा, गीत बाद में गा लेना, पहले ज़रा चलकर देख लो तुम्हारी लाडली बेटी के हाथ में मैंने ठीक से रची है या नहीं, वरना बाद में मेरी शिकायत करती फिरोगी। तूने लगाई है तो अच्छी लगाई होगी, फिर भी चल। कहते हुए विमला जी मौनी के पीछे चल पड़ी। कमरे में बैठी थी गौरी, जिसके विवाह की शहनाई घर में गूंज रही थी। विमला जी ने मेहंदी रची हुई गौरी की हथेली देखी तो तुरंत अपने पल्लू में बंधी चाबियों का गुच्छा मौनी को देकर बोली, जा जरा रुपए तो निकाल कर ले आ, अपनी बेटी की खुशियों की नज़र उतार दूं। गौरी को प्यार भरी नज़रों से देखती हुए विमला जी ने कहा। अचानक विमला जी ने देखा कि गौरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए विमला जी बोली, अरे क्या बात हो गई बेटिया, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? कुछ नहीं माँ, बस आपका प्यार देखकर मन भर आया, गौरी ने आहिस्ता से कहा। पगली गए कि खबरदार, जो बिन सुंदर आंखों में आंसू लाई तो अब इनमें सुंदर सुंदर सपने सजा। कहती हुई विमला जी ने गौरी को गले से लगा लिया। अब तक मौनी भी आ चुकी थी। इस दृश्य को देखकर मजाकिया अंदाज में बोली, वाह माँ, सारा दुलार सिर्फ अपनी बिटिया को, छोटी को कुछ नहीं। अरे तो तू भी आ जाओ, तुम दोनों तो मेरी जान हो, घर की शान हो। विमला जी ने मौनी को भी अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। अपनी बेटियों को दुलार करती हुई विमला जी की आंखों के आगे 5 वर्ष पुरानी घटना किसी चलचित्र के भांति चलने लगी। विमला जी और रामेश्वर जी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय और उससे छोटी बेटी मौनी। दोनों ही बच्चों को उन्होंने पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना दिया था। पेशे से बैंक में पीयू मौनी की शादी भी एक बैंक अफसर विकास से करके उसकी तरफ से वो मुक्त हो चुकी थी। अब बारी थी अजय की विवाह की, जो बिजली विभाग में इंजीनियर था। किसी रिश्तेदार के यहाँ एक आयोजन में विमला जी और रामेश्वर जी दोनों को ही सीधी सादी प्यारी सी गौरी भाग गई और अजय की सहमति से उन्होंने गौरी के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। गौरी और उसका परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। एक ही महीने बाद गौरी बहू बनकर उनके घर आ गई। सारा घर खुशियों से चहक रहा था, लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी ज़्यादा देर रास नहीं आई। विवाह के 3 दिन बाद ही दफ्तर से लौटते हुए एक सड़क दुर्घटना में अजय की मृत्यु हो गई। सारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी नई नवेली बहू को श्रृंगार विहीन देखकर विमला जी और रामेश्वर जी का हृदय फट पड़ता। खैर, दुनिया के रीति रिवाज तो निभाने ही थे। जैसे तैसे करके अजय की 13वीं संपन्न हुई। सभी रिश्तेदार लगभग जा चुके थे, पर बस गौरी के माता पिता और भाई अभी वहीं थे। अब उनके जाने का वक्त हुआ। तब गौरी के भाई रमन ने कहा, गौरी भी तो अब हमारे साथ ही जाएगी। उसकी बात सुनकर विमला जी बोली, आपकी बेटी पर पहला हक आपका है, आप लोग चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर गौरी की माँ रमा जी बोली, देखिए बहन जी, हम जानते हैं
कि ये दुख बहुत बड़ा है और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन अब जो जिंदा है उनके विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं गौरी को बोलती हूँ अपना सामान पैक कर ले, विमला जी ने मायूस आवाज में कहा। विमला जी की बात सुनकर रमा जी बोली, नहीं नहीं बहन जी, रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि दामाद जी के साथ अब तो गौरी की खुशियाँ भी मर गई, लेकिन मेरी एक और बेटी है, फिर बेटा भी जिंदा है। गौरी को साथ ले जाकर मैं इनकी खुशियाँ नहीं छीन सकती। आखिर हमें भी इस समाज में रहना है। घर में विधवा बेटी देखकर न दूसरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और ना कोई बहू जिंदगी भर साथ रहने वाली ननद को स्वीकारेगी। इसलिए अगर आप उसे यहाँ रखना चाहती हैं तो रखिए, वरना किसी विधवा आश्रम भेज दीजिए। क्या विधवा आश्रम? ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आखिर वो आपकी बेटी है। और भाई साहब, आप क्यों चुप है? आप तो कुछ कहिए। विमला जी ने रमा जी के साथ साथ गौरी के पिता प्रताप जी को तरफ से सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। प्रताप जी ने सीधे सपाट शब्दों में जवाब दिया, मैं क्या बोलूं बहन जी, रमा ठीक ही कह रही है। गौरी हमारी जिम्मेदारी तब तक थी जब तक हमने उसे विदा नहीं किया था। अब वो जाने और उसकी किस्मत जाने। रमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके माँ पापा ने डांटकर उसे चुप करवा दिया। सारी बातों को सुनने के बाद विमला जी बोली, ठीक है फिर, तो अब आप लोगों को यहाँ बैठने का क्या मतलब है? और फिक्र मत कीजिए, मेरे मन में पहले भी गौरी को कहीं भेजने का ख्याल नहीं आया था और ना अब आएगा। और तो रमन की बात सुनकर लगा कि शायद आप खुद ही ये फैसला ले रही हैं। बहन जी, एक बार भाई साहब से तो पूछ लीजिए कि वह विधवा बहू को घर में रखना चाहते हैं या नहीं, रमा जी ने कहा। उनकी इस बात का जवाब देते हुए विमला जी बोली, मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने पति पर मेरा भरोसा कम हो सकता है, लेकिन अपनी बेटियों के पिता पर नहीं है। आज तक हमारी एक बेटी थी, अब भगवान की कृपा से 2 है। पर्दे के पीछे चुपचाप खड़ी गौरी ने भी सारी बातें सुन ली थी। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धार बहती जा रही थी। तभी रामेश्वर जी, मोनी और विकास भी वहां पहुंचे। मोनी ने रोती हुई गौरी को देखा तो उसकी आंसू पोंछकर उसे दिलासा देने लगी। तभी विमला जी की आवाज आई, गौरी बेटी यहाँ आओ। गौरी के आने पर उन्होंने उससे कहा, मैं जानती हूँ तुम सारी बातें सुन चुकी हो। अब तुम्हारे माँ बाप जा रहे हैं, इन्हें प्रणाम कर लो। उनकी बात पर गौरी धीरे से बोली, क्यों माँ, अब इसकी भी क्या ज़रूरत है? अब तो मैं उनकी बेटी हो ही नहीं। अच्छा ठीक है, मेहमान समझकर ही प्रणाम कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, विमला जी ने कहा। उनकी बात का मान रखते हुए गौरी ने प्रणाम की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ दिए। बिना कुछ कहे खामोशी से गौरी के मायके वाले फांसे चले गए। उनके जाने के बाद मौनी ने विमला जी से पूछा, क्या बात हो गई माँ? भाभी से क्यों कह रही थी अपने परिवार के विषय में? उसके सवाल का जवाब देते हुए विमला जी बोली, भाभी नहीं दीदी, आज से गौरी तुम्हारी बड़ी बहन है और इस घर की बड़ी बेटी है। इसी के साथ उन्होंने गौरी के माता पिता की कही हुई बातें दोहराई और अपना फैसला सारे परिवार को बता दिया। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी बोले, तुमने उन्हें बिल्कुल ठीक जवाब दिया। हमारे लिए हमारी बेटी बोझ नहीं है जो उसे यूं उठाकर घर के बाहर फेंक दे। मौनी ने भी विमला जी को गले लगते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, मुझे गर्व है तुम पर और मुझे भी सासू माँ आपके इस फैसले ने
मुझे भी एक साली दे दी, बड़ी ही सही। विकास ने माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से कहा। उसकी बात सुनकर सभी घर वालों के साथ गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विमला जी ने गौरी को अपने पास बैठाते हुए कहा, सुनो बेटी, यूँ तो बच्चों को देना माता पिता का ही फर्ज होता है, लेकिन आज मुझे अपनी बड़ी बेटी से कुछ चाहिए। मैं भला आपको दे सकती हूँ क्या माँ? दिया तो आपने है अपना प्यार, ये परिवार और सम्मान के साथ सर पर छत। गौरी बोली। विमला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दे सकती हूँ, एक वादा कि आज के बाद ना तुम दुखी होकर आंसू बहाओगे और ना ही ऐसे स्त्रीहीन होकर रहोगी। जैसे एक बेटी रहती है बिल्कुल उसी तरह रहोगी। जो होना था वो हो गया, उस पर किसका जोर है? लेकिन हमें तो जीना ही है जब तक सांस है। रामेश्वर जी भी उनकी बात से सहमत होकर बोले, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। अब इस घर को तुम्हें ही सजाना और संवारना है, और ये भी तभी होगा जब तुम सामान्य होगी। मौनी ने भी गौरी को गले लगाकर कहा, हाँ प्यारी दीदी, अब हम सब तुम्हें खुश देखकर ही खुश रह पाएंगे। सारे परिवार का प्यार देखकर गौरी का मन भर आया और उसने मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना अपना प्यारा परिवार दिया। अगले दिन मौनी और विकास अपने घर चले गए। अब बस गौरी, विमला जी और रामेश्वर जी ही घर में थे। गौरी का दुख से बाहर लाने के लिए उन दोनों ने अपने आंसुओं को पी लिया था। जब भी उन्हें अजय की याद आती तब अकेले में आंसू बहाते और गौरी के सामने मुस्कुराते रहते। लगभग 1 महीने बीत चुका था। एक दिन विमला जी ने रामेश्वर जी से कहा, सुनिए, हमें गौरी के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। आखिर हम दोनों कब तक उसके साथ रहेंगे? मैं भी यही सोच रहा था कि हमें उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। आखिर पूरी उम्र पड़ी है बच्ची के आगे। रामेश्वर जी बोले। विमला जी ने कहा, नहीं, शादी अभी नहीं, पहले हमें उसे अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ से वो खुद लड़ सके। उसके बाद हम उसकी शादी करेंगे। रामेश्वर जी विमला जी की बात से सहमत होते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जरा तुम भी गौरी के मन को टटोलो कि उसे क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है, फिर उसी हिसाब से आगे सोचेंगे। विमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया। रामेश्वर जी के दफ्तर जाने के बाद विमला जी ने गौरी से पूछा, बेटी एक बात बताओ, तुमने भी तो कभी सोचा होगा कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है। बताओ तुम क्या बनना है और क्या करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारी इस माँ की इच्छा है कि अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होते देखे। उनकी बात सुनकर गौरी बोली, माँ, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं एक शिक्षिका बनूं, क्योंकि देश और समाज का भविष्य संवारने में माता पिता के बाद जिसका सबसे अहम योगदान होता है वो है एक योग्य शिक्षक होता है। गौरी की इच्छा जानकर विमला जी ने कहा, ठीक है, तो सार्थक तुम कर ही चुकी हो। मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ बीएड के विषय में पता करें। अब बस तुम्हें अपना भविष्य संवारना है मेरी बच्ची। गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। विमला जी ने बिना समय गवाए रामेश्वर जी को फोन करके इस विषय में बता दिया। शाम को जब रामेश्वर जी लौटे तब उनके हाथ में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म था और परीक्षा की तैयारी के लिए सभी जरूरी किताबें थी। उन्होंने गौरी को सब सौंपते हुए कहा, देखो बेटी, कितना अच्छा संयोग था कि अभी बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भी आया हुआ है। कल सुबह तक फॉर्म भरकर दे देना, मैं दफ्तर जाते हुए जमा कर दूंगा। और किताबें भी देख लो, अगर दिक्कत हो तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना।
अभी परीक्षा में 4 महीने का वक्त है। रामेश्वर जी और विमला जी की तत्परता और सहयोग देखकर गौरी एक बार फिर भावुक हो गई। वो चाय बनाने रसोई की तरफ जा ही रही थी कि विमला जी बोली, कहाँ चली तुम? आज से रसोई से तुम्हारी छुट्टी। तुम जाओ और पढ़ाई करो। जब ब्रेक लेने का मन हो तब भी रसोई में मत झांकना। थक जाओ तो टीवी देखना, गाने सुनना। मैं तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बातों से तुम्हारा सर खाने के लिए। पर माँ, आप अकेले कैसे? गौरी ने कहना चाहा तो विमला जी हंसते हुए बोली, अभी बूढ़ी नहीं हुई तुम्हारी माँ। रामेश्वर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए बोली, और तुम्हारे पापा भी तो हैं माँ का साथ देने के लिए। तुम निश्चित रहो। आखिर गौरी को हार मानकर अपने कमरे में जाना ही पड़ा। उसने ठान लिया था कि अपनी माँ पापा को निराश नहीं करना है, इसलिए परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। जब परीक्षा का परिणाम आया तब गौरी का चयन सबसे अच्छे कॉलेज के लिए हो चुका था। इस अवसर पर विमला जी और रामेश्वर जी ने मौनी और विकास के साथ मिलकर गौरी के लिए छोटी सी पार्टी रखी। सब उसके लिए बहुत खुश थे। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। 2 वर्ष में गौरी का बीएड पूरा हो चुका था और अब एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर कार्य करते हुए वो एम.एड भी कर रही थी। अब जब उसका एम.एड भी पूरा होने वाला था तब विमला जी ने रामेश्वर जी से कहा, अब हमें गौरी के विवाह के विषय में सोचना चाहिए। गौरी के कानों में ये बात पड़ी। पहले तो उसने विवाह से इनकार कर दिया, लेकिन विमला जी के बहुत समझाने पर मान गई। उसने विवाह के विषय में सोचते हुए रामेश्वर जी विमला जी से बोली, मेरी नज़र में एक लड़का है, मोहित नाम है उसका। पिछले 2 वर्ष से बतौर सहायक मैनेजर है और मेरे दफ्तर में काम करता है। बहुत ही नेक दिल है, लेकिन वो अनाथ है। उनकी बात सुनकर विमला जी बोली, अनाथ है तो क्या हुआ जी? हमें लड़के के चरित्र से मतलब है। हाँ, लेकिन फिर भी आप ज़रा निजी तौर पर उसकी छानबीन कर लीजिए। फिर अगर वो गौरी से विवाह के लिए राजी हो तो गौरी को उससे मिलवा कर उसकी भी मर्जी पूछ लेंगे। रामेश्वर जी ने भी हामी भर दी। जितने भी लोगों से उन्होंने मोहित के विषय में पता किया, उसके आस पड़ोस, सगी संबंधी, साथी सब में मोहित की तारीफ की। फिर रामेश्वर जी भी तो उसे 2 वर्ष से जानते ही थे। अब उन्होंने एक दिन बातों बातों में मोहित से उसकी शादी की इच्छा के विषय में पूछा और साथ ही ये जानने की भी कोशिश की कि उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है। तब मोहित ने कहा कि उसके जीवन में कोई लड़की नहीं है। तब उन्होंने गौरी के विषय में उसे बताते हुए कहा, बेटे तुम ये मत सोचना कि तुम्हें अकेला देखकर मैं एक विधवा लड़की तुम्हारे पल्ले बांधना चाहता हूँ। तुम जब से इस दफ्तर में आए हो तुमसे एक अलग ही लगाव रहा है मुझे। गौरी कभी मेरी बहू थी, लेकिन अब बेटी है। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए तुम जैसा जीवन साथी पाकर धन्य महसूस करेगा। अगर तुम चाहो तो एक बार गौरी से मिल लो, पर अगर तुम्हारी ना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। संकोच मत करना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मेरी बात माननी होगी। उनकी बात सुनकर मोहित बोला, नहीं सर, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। और फिर जब पत्नी के मरते ही पुरुष दूसरी शादी कर सकता है तो एक स्त्री को सारी जिंदगी अकेले रहने के लिए बाध्य करने वाली प्रथा के मैं खुद भी खिलाफ हूँ। मैं ज़रूर गौरी जी से मिलना चाहूँगा। इतवार की रोज़ मोहित को घर आने के लिए कहकर रामेश्वर जी ने रमा जी को एक खुशखबरी दे दी। विमला जी ने गौरी को मोहित के विषय में बताते हुए कहा, बेटी वैसे तो मोहित अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ ही कहो। अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो बिना किसी हिचक के ना कह देना। गौरी ने मोहित से मिलने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में
किसी तरह की कोई उमंग नहीं थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर उसने स्वयं को मजबूत कर लिया। मोहित जब घर आया तब उसकी बातों से, व्यवहार से विमला जी को वो अजनबी नहीं लगा। मोहित और गौरी को बात करने के लिए छोड़कर रामेश्वर जी और विमला जी पासे चले गए। आखिरकार वो गौरी और मोहित ने इस रिश्ते पर सहमति की मोहर लगा दी। रामेश्वर जी और विमला जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत मौनी और विकास को ये खबर दी। उन्होंने देर ना करते हुए घर आने के लिए निकल चुके थे। रामेश्वर जी ने मोहित से कहा, बेटे, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द ये विवाह हो जाए। तुम्हारी क्या इच्छा है? मोहित ने कहा, मेरी भी यही इच्छा है, पर जब मैं अकेला हूँ तो आगे की सारी बातें मुझे ही करनी है, लेन देन की बात। उसकी बात सुनकर रामेश्वर जी बोले, हाँ हाँ, बिना किसी संकोच के कहो बेटा, हम हर संभव तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। उधर गौरी मोहित की बात सुनकर चौंक उठी और कुछ कहना चाहा कि उसे रोकते हुए विमला जी बोली, पहले मोहित को अपनी बात पूरी करने दो। मोहित ने आगे कहा, आप तो जानते हैं कि मैं अनाथ हूँ और गौरी की विदाई के बाद आप भी या अकेले हो जाएंगे, तो बस मुझे शादी के उपहार में मेरे माँ पापा दे दीजिए। मैं चाहता हूँ हम एक परिवार बनकर साथ रहें, क्योंकि सिर्फ माता पिता को ही नहीं, बच्चों को भी कदम कदम पर माता पिता की ज़रूरत होती है। उनकी बात सुनकर गौरी के साथ साथ रामेश्वर जी और विमला जी भी भावुक हो गए। रामेश्वर जी ने भी खुशी से भर आई अपनी आंखों को पोंछा और बोले, बेटे, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो कंपनी का दिया घर छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ। इस घर को उसका बेटा लौटा दो। विमला जी ने भी इस बात में अपनी सहमति जताई और फिर बोली, लेकिन तुम देख लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमें अपनी बच्चों की खुशी चाहिए। तुम कहोगे तो हम भी तुम्हारे साथ चले चलेंगे। सबकी बात सुनकर गौरी बोली, लेकिन माँ, पहले मौनी से तो बात कर लीजिए, इस घर पर उसका भी हक है। अब तक मौनी और विकास भी आ चुके थे। सारी बात सुनकर मौनी बोली, मुझे मेरा भाई मिल गया, और क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल, अब आप मोहित जी से तो पूछिए उनकी क्या इच्छा है। विकास ने कहा। मोहित समझता था कि इस उम्र में रामेश्वर जी और विमला जी के लिए नई जगह में एडजस्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए उनकी बात को मानते हुए उसने इस घर में आना स्वीकार कर। मोहित और गौरी दोनों की ही इच्छा करंट इच्छा थी कि वह विवाह सादगी से हो, लेकिन विमला जी ने कहा, हल्दी मेहंदी वगैरह ही रस्में तो होंगी ही। तय हुआ कि विवाह के एक दिन पहले मोहित यहाँ चलाए ताकि उसकी तरफ से भी सारी रस्में हो सके। विकास ने जब बताया कि उसके माता पिता भी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हैं और इस शुभ कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब सबकी खुशी और बढ़ गई। ये सब इस बात पर राजी हो गई कि मोहित की तरफ से मौनी, विकास और विकास के माँ बाप सब कार्यभार संभालेंगे। पंडित जी ने विवाह के लिए 2 महीने बाद का मुहूर्त बताया। उस हिसाब से सब लोग तैयारियों में जुट गए। रामेश्वर जी के दफ्तर में जब सबको ये खबर मिली तब सबने रामेश्वर जी और मोहित की बहुत तारीफ की, साथ ही अपनी तरफ से हर मदद का आश्वासन दिया। मौनी, विकास और उसके माँ पापा के साथ साथ बारात में रौनक लाने के लिए मोहित की तरफ से अब सारे दफ्तर वाले भी शामिल हो गए थे। गौरी के मना करने के बावजूद रामेश्वर जी उसके मायके वालों को भी विवाह का निमंत्रण पत्र दे आए थे। इस निमंत्रण पत्र को देखकर रमा जी और पूरे परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। गौरी की नौकरी के साथ साथ मोहित की नौकरी के विषय में जानकर भी उन्हें झटका सा लगा। उन्होंने तो इतने वर्षों में कभी गौरी या उस परिवार की खबर ली ही नहीं थी और न अपने यहाँ हुए आयोजनों में ही उन्हें बुलाया था।
लेकिन इस निमंत्रण पत्र को देखकर अब तो वहां जाने के लिए तैयार थे। आखिरकार वो शुभ दिन भी आ गया जब एक बार फिर मैंने के खूबसूरत बूटों से गौरी की हथेली सज उठी थी। अरे कहाँ चले गए सब लोग? रामेश्वर जी सबको आवाज देते हुए बाहर आए। तब विमला जी अतीत के पन्नों से बाहर निकली। उनकी भी आंखों में आंसू छलक आए थे। उन्हें पहुंचते हुए वो बोली, क्या हुआ जी? क्यों, क्या ढूंढ रहे थे हमें? अरे मोहित बस आने वाला है, उसका स्वागत करना है कि नहीं? चलो उठो मोहित की बहन जी। रामेश्वर जी मौनी को लाड से बोली। मोहित के साथ दफ्तर की उसके कुछ साथी भी थे। सबका स्वागत करके मौनी ने उन्हें अपना कमरा दिखाया और फिर एक एक करके रस्में शुरू हो गई। विवाह का मुहूर्त अगले दिन का था। तय हुआ कि बारात सजकर पास के मंदिर चलेगी और वहां फिर वहीं से सब लोग नाचते गाते हुए घर तक आएंगे, क्योंकि विमला जी की इच्छा अनुसार विवाह का मंडप इसी घर में लगा था। विवाह के दौरान गौरी के माता पिता भाई भाभी भी उपस्थित थे। यहाँ की सजावट, तैयारियां और रौनक को देखकर आज उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने गौरी से बात करनी चाहिए, उसके पास बैठना चाहा, तो गौरी ने बस औपचारिकताएं, बस उनके पैर छुए और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। बारात भी अब द्वार पर आ चुकी थी। द्वार पूजा जयमाल की रस्मों के बाद अब दूल्हा मंडप में आ चुका था। कुछ रस्मों के बाद पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आए। रमा जी और प्रताप जी जैसे उठकर आने लगे, गौरी ने उन्हें रोकने का इशारा करते हुए रामेश्वर जी और विमला जी से कहा, माँ पापा कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ कि ये मेरा नया जन्म है और इस नए जन्म के जनक आप दोनों हैं। इसलिए इस बेटी का कन्यादान करने का अधिकार बस आपका है। विमला जी ने कुछ कहना चाहा तो गौरी ने अपने हाथ जोड़ दिए। रमा जी और प्रताप जी चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अपनी बड़ी बेटी का हाथ दामाद के हाथ में सौंपते हुए रामेश्वर जी और विमला जी दोनों की आंखों में आंसू बरबस उनकी हथेलियों पर जा गिरे। पंडित जी ने इस दृश्य को देखकर गौरी से कहा, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, इन आंसुओं से पवित्र दो गंगा जल भी नहीं है। विवाह संपन्न होने के बाद रामेश्वर जी ने विमला जी से कहा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना सुंदर दिन आया है। रमा जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, सच बहन जी, माँ की परिभाषा क्या होती है ये आपने बता दी। मैंने तो सिर्फ गौरी को जन्म दिया, लेकिन आपने अपने प्यार से उसका जीवन संवार दिया। गौरी भी विमला जी के पैर छूते हुए बोली, सच, जिस बेटी के जीवन में आप जैसी माँ हो जो हर तूफान में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहे, उसे और क्या चाहिए। अच्छा अब बस करो तुम लोग, विमला जी ने कहा। रामेश्वर जी बोले, नहीं विमला, अगर तुमने उस दिन माँ बनकर गौरी को बेटी के रूप में अपनाया नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। हम सब की इन खुशियों की वजह तुम्हारी निस्वार्थ ममता है। इस भावुक माहौल को हल्का करते हुए मौनी बोली, अच्छा अब हम लोग ये सब बातें बैठ करेंगे। पहले मुझे साली के रूप में अपना नेक लेने दीजिए और फिर थोड़ी देर में बहन के रूप में उसकी बात सुनकर विकास बोला, सही है, सबसे ज्यादा फायदा इसी का हुआ है, इधर से भी और उधर से भी। मोहित ने एक बैग विकास को देते हुए कहा, भाई साहब मेरी बहन से जलिए मत, मैं आपको नहीं बोला हूँ। विकास ने पैकेट लेने से मना करते हुए कहा, अरे भैया मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है, वो आपका हक है, जब चाहे मजाक कर सकते हो, पर मैं भी तो कुछ अरमान है अपने परिवार के लिए, इसलिए इस उपहार को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। मोहित ने अपने मन से कहा तो विकास इनकार नहीं कर सका। विकास के बाद मोहित ने
दोपहर मौनी की ओर बढ़ाए। उन्हें एक तरफ रखकर मोनी भीगी आवाज में बोली, बस भैया, तुम आ गए और कुछ नहीं चाहिए। पगली सबको हंसाती है और खुद रोती है, कहते हुए मोहित ने अपना स्नेह भरा हाथ मौनी के सर पर रख दिया। अच्छा चलो, अब सब लोग फैमिली फोटो तो खिंचवा लो, वरना दुल्हन का मेकअप ना उतर जाए। विकास जी ने हंसते हुए गौरी की तरफ देखकर कहा। गौरी भी हंसकर बोली, फिक्र मत कीजिए, वाटर प्रूफ मेकअप है। फैमिली फोटो खिंचवाते हुए मोहित और गौरी के साथ साथ सबके चेहरे पर खुशी से यूं दमक रही थी कि कैमरे की फ्लैश लाइट भी उसके आगे फीकी पड़ रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉस को सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।